हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक नेक्स्ट वीडियो अपनी और एक काइंड ऑफ नेक्स्ट प्लेलिस्ट भी हमारी, जिसमें हम क्लास 9th की फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो शुरू कर रहे हैं दैट विड बी प्रेशर इन फ्लूइड्स। क्योंकि बच्चों को काफ़ी डिमांड रहती है इस चैप्टर्स को लेकर के, जहाँ पे मतलब जो हमारी इंस्टीट्यूट है वहाँ ही बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इन चैप्टर्स में, फ्लूइड्स वाले चैप्टर्स में। और क्लास 9 स्पेसिफिक जो एक काफ़ी न्यूमेरिकल लेंदी पोर्शन है, काफ़ी हेक्टिक न्यूमेरिकल जो आते हैं वो प्रेशर से आते हैं, ठीक है। बट रैदर अगर आप इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहते हो, जो प्रेशर की बेसिकली बनेगी, तो आपका मैं एक गारंटी ले सकता हूँ कि प्रेशर से आपको कोई खासी दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब आप यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चंस बना ले जाओगे। और तो शुरू करते हैं, बाकी जो वीडियो रहेगी उसी में देखते हैं साथ साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर क्या होता है। तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर इज़ बेसिकली फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। देखो, हम डेफिनेशंस में ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे, हम उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ये कॉन्सेप्ट कैसे क्या रहता है, ठीक है। और फुली ये रहने वाली है आपके एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब आप एग्जाम से पहले इन चीज़ों को देख सकते हो, बट एक दिन पहले मत देखना। एक महीना एटलीस्ट अपने लिए समय निकाल लेना कि आप उसको समझ सको, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। ओवरनाइट स्टडी करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप ओवरनाइट देख रहे हो इससे अच्छा बंद कर दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेट्स मी बी फ्रैंक, अगर आपको देखना है, पढ़ना है थोड़ा सा, तो आप पहले पढ़ना थोड़ा सा, एक महीना एटलीस्ट आप समय निकालना अपने लिए कि आप एक महीना पहले से उसको एनुअल्स के पहले आप तैयारी कर सको फिलहाल। तो प्रेशर क्या होता है? इट इज़ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। सबसे पहले हम यूनिट एरिया का समझते हैं, मतलब क्या होता है। कई बच्चों को एरिया का मतलब नहीं पता होता है कि एरिया का मतलब क्या होता है, ऑल्दो काफ़ी लोग को पता है एरिया का मतलब क्या होता है। अगर हम कहें तो एरिया इज़ बेसिकली, हम किसी भी 2D ज्योमेट्री का एरिया निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ फिगर लिया है, लेट दिस बी ए एंड दिस बी बी। इसकी लेंथ ए है और इसकी ब्रेथ हमने बी ले ली है। तो अगर हमें इस चीज़ का एरिया निकालना है तो दैट विल बी ए इंटू बी या ए क्रॉस बी। तो वो हमें क्या दे देगा कि ये कितना जगह घेर रहा है। अगर हमारे पास एक स्क्वायर, जैसे मेरे पास ये है, ये मेरे पास एक डस्टर है, तो डस्टर इज़ काइंड ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको अगर हम अपने हाथ पे यहाँ पे रख रहे हैं, तो जितना भी ये स्पेस कवर कर रहा है, दिस इज़ बेसिकली इट्स एरिया। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं? इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके सिंपली निकाल सकते हो। अब एरिया की अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट कितनी आएगी? सर एरिया का फॉर्मूला होता है, मैं कॉमन एरिया का फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। निकालने का तरीका यही होता है, एरिया को अलग अलग फिगर्स का अलग अलग फॉर्मूला इसी से निकल करके आता है आपके पास। तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब सॉरी, लेंथ यहाँ पे हमने ए ली है, इसको हम एल और बी ही ले लेते हैं, एल और बी, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ हमने एल इंटू बी ले ली है। तो अगर मेरे पास इसकी लेंथ 1 मीटर हो और इसकी ब्रेथ भी 1 मीटर हो, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एरिया मिलेगा 1 मीटर स्क्वायर। क्या बोला मैंने कि अगर मेरे पास ये एक ऐसा फिगर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और इसकी ब्रेथ भी 1 मीटर है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो एरिया मिलने वाला है दैट विल बी 1 मीटर स्क्वायर। एंड इसी 1 मीटर स्क्वायर को हम लोग यूनिट एरिया बोलते हैं। तो फिजिक्स में वर्ड यूनिटी है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1, सिंगल। या फिजिक्स में क्या हूँ, या फिर कहीं भी अगर आप जनरली इंग्लिश में भी देखो तो वहाँ पे एक वर्ड आता है ना, यूनानिमस। तो यूनिटी, यूनानिमस, तो उन सब का मतलब ही क्या होता है? एक सिंगल की बात चल रही है। तो यूनिट एरिया का मतलब एक ऐसा एरिया जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 1 1 हो, तो उसे हम यूनिट एरिया कहेंगे। एक और मैं टर्म यहाँ पे साथ ही साथ समझा देता हूँ, जो कि है यूनिट वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? लेंथ, ब्रेथ, और इसमें एक थर्ड टर्म भी आ जाता है, हाइट भी। मतलब जैसे हम 2D में अभी तक एरिया को समझ रहे थे, वैसे ही 3D में हम वॉल्यूम को समझते हैं। मतलब सर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा सा 3D लुक देने की कोशिश करता हूँ। दिस वॉज द सेम थिंग, ये L और B था, वही हमने यहाँ पे लिया हुआ है। बस हम यहाँ पे क्या करें, अगर इसकी कुछ हम हाइट भी यहाँ पे इंक्लूड कर दें। लेट से ये कुछ एक स्क्वायर था, उस स्क्वायर पे आपने कुछ साइड से कार्डबोर्ड लगा दिए, पिलर्स लगा दिए, और उसके ऊपर आप उसको एक कार्डबोर्ड बॉक्स टाइप शेप दे रहे हो, कुछ ऐसा। तो नो, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास हाइट आ गया है इसकी, दिस, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली हाइट, ठीक है। आई नो काफ़ी बेसिक है, बहुत सारे बच्चों को मालूम भी है, बट थोड़ा सा बने रहते हैं। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और जिनको मालूम भी है उनके लिए भी मेरी बात मानना कि आपको फ़ायदा मिलेगा इससे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। तो अगर लेट से इसको हमने h हाइट तक लेके चले गए हैं, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका अंदर कितना स्पेस है आपके पास इस बॉक्स के अंदर, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप जेल जैसा समझ लो, बिल्कुल यहाँ पे एक बच्चा है, तो
कितना वॉल्यूम है वो आप निकाल सकते हो लेंथ ब्रेथ और हाइट को तीनों को मल्टीप्लाई करके सिंपली। तो अगर मेरे पास एक ये ऐसा जेल है जिसमें उसकी लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है एंड हाइट भी 1 मीटर है, तो 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, दिस विल गिव अस 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, या यूनिट वॉल्यूम का मतलब, ये जैसे यूनिट एरिया लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वॉल्यूम जिसका हम जब वॉल्यूम निकालें, एक ऐसा फिगर जिसका हम वॉल्यूम निकालें तो वो कितना मिले हमें, 1 मीटर क्यूब मिले। दैट मीन्स कि उसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 1:1 या 1:1:1 के रेशो में होने वाला है। तो इस तरह से हम इसको यूनिट वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। तो अगर मेरे पास ये एक एरिया है तो इस एरिया पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, या ऐसा कहीं इस एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं। कैसे समझे, जैसे ये मेरे पास एक एरिया है, जस्ट लेट अस इमेजिन कि एक एरिया है मेरे पास, मेरे पे शायद कोई पेपर हो, जस्ट अ सेकंड। सो लेट्स से दिस इज बेसिकली पेपर, ये मेरे पास एक पेपर है, पेपर की शीट का एरिया हम निकालें तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, लेट्स से दिस इज 1 मीटर एंड दिस भी 1 मीटर, या 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हो जस्ट फॉर अ केस। तो ये मेरे पास, इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे सर, लेंथ को ब्रेथ से इंटू कर देंगे, तो इस शीट, ये शीट कितना स्पेस कवर कर रही होगी वो हमें निकल के आ जाएगा। तो अगर इस पर हम प्रेशर लगाएं, मतलब इस पर अगर हम फोर्स लगा दें, लेट से इस शीट को हम ऐसे प्रेस कर दें नीचे की तरफ, तो अगर इस शीट को हम नीचे की तरफ ऐसे प्रेस कर दें तो शीट, पूरे शीट पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी। इस शीट पे हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो इस पूरी शीट पे कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, तो उसकी वजह से शीट पे प्रेशर भी आएगा। तो इस शीट पे प्रेशर कितना आएगा वो हम निकाल सकते हैं कैसे, कि इस शीट के ऊपर अगर हम एक छोटा सा एरिया लें, इस शीट का एक छोटा सा यूनिट एरिया लें, इस यूनिट एरिया पे जितना भी फोर्स लग रही होगी वही इसका प्रेशर होगा, वही क्या होगा, इसका प्रेशर होगा। मतलब अगर मेरे पास ये एक शीट थी और इस शीट के एक यूनिट एरिया को ले लें, मतलब यहाँ पे लेट से हम एक छोटा सा एक ब्लॉक कंसिडर कर लें, एंड दिस ब्लॉक, ये जो हमारे पास एक छोटा सा ब्लॉक आ रहा है, ये छोटा सा जो ब्लॉक आएगा, इस छोटे से ब्लॉक का एरिया जो हो जाए वो हमारे पास हो जाए 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर लेट से इस शीट का पूरे का हमने डायसेक्शन अगर कर लिया कि ये शीट मेरे पास 10 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया कट कर लें इस जगह पे, लेट्स से दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, और इस एरिया का मतलब इस एरिया का एरिया निकालें। अब एरिया का एरिया मतलब समझ रहे होगे कि इसका एरिया हम ऐसे निकाल रहे हैं कि ये साइड कितनी हो, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो एरिया निकलेगा ये निकलेगा 1 मीटर स्क्वायर का। तो ये जो एरिया निकला है 1 मीटर स्क्वायर का, इस जगह पे, इस 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया पे जितना भी फोर्स लग रही होगी, क्योंकि हम इस पूरी शीट पे फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान देना, हम इस पूरी शीट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे जितनी भी फोर्स लग रही होगी वही इसका प्रेशर होगा। बट यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ पे फोर्स हमें कौन सी लेनी है, द परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब इस पे बहुत सारी फोर्सेस वर्क कर रही हैं। मान लो हमने कहा कि इसको हम ऐसे प्रेशर लगा रहे, सॉरी फोर्स लगा रहे थे, और कुछ एंगल पे लग रही थी, कुछ ऐसे लग रही थी, कुछ ऐसे लग रही थी, कुछ इसमें से जो है वो परपेंडिकुलर भी लग रही हैं, मतलब इस तरह से ऐसे परपेंडिकुलर लग रही हैं बिल्कुल। तो अगर परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रही हैं तो हमें उन्हीं को यहाँ पे काउंट में लेना है, एंड दीज परपेंडिकुलर फोर्सेस जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करती हैं उन्हें हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्रस्ट और फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे जितना भी थ्रस्ट या फोर्स लग रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली प्रेशर कहते हैं। एंड प्रेशर को हम कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स बाय एरिया करके निकाला जा सकता है। तो फोर्स कहो या थ्रस्ट कहो बात सेम ही है, बस थ्रस्ट और फोर्स में अंतर क्या है, थ्रस्ट जो होती है वो एक नॉर्मली फोर्स होती है, मतलब बेसिकली किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर जो लगती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, थ्रस्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल्स टू F बाई A और वी गेट थ्रस्ट बाय एरिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो आप जानते हो थ्रस्ट और फोर्स दोनों ही यूनिट क्या होने वाली है, दोनों की यूनिट होने वाली है न्यूटन। तो यहाँ पे न्यूटन और नीचे जो एरिया है, एरिया की यूनिट अगेन मैंने यहाँ बात की, कहाँ गया, ये रहा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होने वाला है, इसकी SI यूनिट होने वाली है। ठीक है, अब इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को प्यार से हम क्या बुलाते हैं, पास्कल बुलाते हैं। क्यों प्यार से बुलाते हैं, क्योंकि पास्कल ने बेसिकली प्रेशर पे बहुत काम किया था, एंड इस वजह से इसको पास्कल हम बोलते हैं।
चलो अब हम देखते हैं कुछ और यूनिट्स। ये कुछ और यूनिट्स आप सिंपली याद कर सकते हो या याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनको आप याद रखना। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे निकाल के लिख दिए। एक बार मैं रीड आउट कर लेता हूँ। 1 बार, बार बेसिकली हमारे पास एक प्रेशर की यूनिट है, वो होता है 10⁵ पास्कल के इक्वल। और 1 मिली बार, मिली आप जानते हो, मिली का मतलब बेसिकली क्या होता है, 10⁻³ होता है, ठीक है। अपने क्लास 9th में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप लोग ने पढ़ा हुआ है। तो 1 मिली बार इस 10⁻³ बार। तो इससे आप यहाँ पे कन्वर्ट करके पास्कल में इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1.013 10⁵ पास्कल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है इसको, क्योंकि ये कई जगहों पे आपको दिया जाएगा, लेकिन कई जगह आपको बाय हार्ट इसको याद रखना होगा। इसको मैं समझाता हूँ क्या है एक्चुअली, ठीक है। और दूसरे शब्दों में इसको हम टॉर में भी निकाल सकते हैं और mm/Hg में भी निकाल सकते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये भी बहुत पूछता है, ठीक है, कि mm/Hg में कितना, 1 atm इज इक्वल्स टू हाउ मेनी mm/Hg एंड वाई इट इज़ इन mm/Hg। व्हाट इज mm/Hg? देखो Hg जो होता है वो होता है मरकरी, एंड mm का मतलब क्या है कि अगर हम जब जब मेरे पास एक, अभी हम आगे जब इस चैप्टर में लास्ट में हम लोग जाकर डिस्कस करेंगे बैरोमीटर्स के बारे में। बैरोमीटर्स आर बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं किसी पॉइंट का। तो अगर हमें प्रेशर मेजर करना है किसी पॉइंट का, तो हम बैरोमीटर का सिंपली यूज़ करते हैं। एंड बैरोमीटर में हम मरकरी को भरते हैं, ट्रेडिशनल जो बैरोमीटर होते थे उसमें। तो जब मरकरी हम भरते हैं तो मरकरी पे प्रेशर लगेगा, मरकरी राइज करेगी इस कैपिलरी ट्यूब में। तो जब मरकरी राइज करेगी तो एवरी 760 mm ऑफ राइज, एवरी 760 mm ऑफ राइज, मतलब जब मरकरी 760 mm से राइज कर जाएगी तो प्रेशर का चेंज कितना होगा, 1 atm होगा। ये यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, ठीक है। और इसको आप 760 टॉर भी लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं विच इज़ कि कई बार ये भी पूछता है हमारे पास कि जो ऐसा यूनिट पास्कल कहाँ गई, ये पास्कल, ये पास्कल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 पास्कल। तो डिफाइन करना बड़ा इजी है। हम लोग इसको डिफाइन करना देखो सीखते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे। हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जिसको डिफाइन करना है उसका फॉर्मूला क्या है। तो पास्कल का फॉर्मूला या फिर हम फोर्स का प्रेशर का फॉर्मूला अगर देखें तो दैट इज, जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की SI यूनिट लिख दी हमने और प्रेशर उसकी एरिया की SI यूनिट लिख दी सॉरी। तो अब हमें 1 पास्कल डिफाइन करना है। तो 1 कैसे आएगा, अगर यहाँ पे 1 रहा होगा और यहाँ पे 1 रहा होगा। अब बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर यहाँ पे 2 भी तो हो सकता है, यहाँ भी 2 हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हमें 1 ही रखना है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर ही यहाँ पे सिग्निफाई कर दिया कि हम यूनिट एरिया पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। और वाई यूनिट एरिया पे कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि एक यूनिट के हिसाब से चीज़ों को निकालना ईजी होता है। आपने यूनिटरी मेथड छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यूनिटरी मेथड क्यों पढ़ते हो आप? क्योंकि यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशंस करना इजी होता है बहुत ज़्यादा। जैसे आप आसान भाषा में, अगर आप मान लो मार्केट में गए और मार्केट में आप सब्ज़ी लेने गए हो, ठीक है। लेट से आपको टमाटर मिल रहा है 60 रुपये किलो, ठीक है, अभी रेट चल रहा है। तो 60 रुपये किलो अगर आपको टमाटर मिल रहा है तो वहाँ पे वो हमेशा 1 kg का दाम बताता है कि पर kg भैया जो है वो 60 रुपये का है, या 1 किलो का भैया जो भाव है वो कितना है, 60 रुपये का है। तो अगर आपको 2 किलो, 2.5 किलो, 1.5 किलो, 500 ग्राम जितना भी लेना है, आप वो यहाँ से कैलकुलेशन करके सिंपली निकाल लेते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको पेन लिटरली लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1 किलो के हिसाब से चल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर वो कहता है कि भैया जो 2.75 kg का दाम है वो इतना रुपये है, तो आप 1 किलो अगर आपको खरीदना है तो पता चले आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती, कैलकुलेटर वगैरह निकालना पड़ता है ना, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन वंक्शन यूज़ करने पड़ जाते हैं, तो फिर आपको दिक्कत काफ़ी हो जाती है उसमें। लेकिन फिलहाल इस वजह से हम इसको 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा ज़्यादा ईजी बन जाता है। तो यहाँ पे हम 1 न्यूटन ही होगा, नीचे 1 मीटर स्क्वायर होने वाला है। तो 1 पास्कल का मतलब क्या है कि अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगे, 1 न्यूटन की थ्रस्ट लगे, इधर ध्यान दो, 1 न्यूटन की अगर थ्रस्ट लग रही हो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, तो वहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी ऑफ 1 पास्कल। तो 1 पास्कल प्रेशर क्या होता है? 1 पास्कल इज बेसिकली प्रेशर एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, और उस पर फोर्स कितनी लग रही हो, 1 न्यूटन की। तो 1 न्यूटन फोर्स अगर एक यूनिट एरिया पे लगाई जा रही है तो उस पर जितना भी प्रेशर लग रहा होगा दैट विल बी ऑफ 1 पास्कल, ठीक है। सिंपली आप 2 पास्कल को भी या 3 पास्कल, 4 पास्कल को भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे? सर 2 पास्कल डिफाइन करना है तो यहाँ पे 2 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, दिस विल बी 2 पास्कल। 3, 4, 5, x, y, z कोई भी डिफाइन करना हो आप डिफाइन कर सकते हो। मूविंग अहेड, हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। सॉरी। तो
अब हमारे पास क्या आएगा, दैट इज हमारे पास एक प्रूफ आता है बेसिकली, ठीक है। प्रूफ से पहले हम थोड़ी चीज़ें एक दो और भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उन बेसिक क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो बेसिक क्वेश्चन किसके होते हैं कि जो प्रेशर है ये किन पे डिपेंड करता है। तो इनिशियली हम लोग अभी हमने बहुत कुछ पढ़ा नहीं है, तो वहाँ पे देख लेते हैं। प्रेशर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। मतलब एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर वैसे वैसे घटेगा, और फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगी प्रेशर वैसे वैसे बढ़ने वाला है, एंड यहाँ पे उल्टा भी होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना। बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, आपने सुना होगा या देखा होगा। एक नेल का एग्जांपल, नेल क्या करती है, सही कील होती है नेल, तो है ना, दीवार में ठोकने का काम आती है। तो अगर कील को आप ऐसे ठोक रहे हो दीवार में, तो कील का जो पॉइंटेड टिप होती है उस साइड से आप उसको ठोक रहे हो, लेट इट बी अ नेल। तो यहाँ से आप उसको ठोक रहे होते हो, और ब्लंट साइड पे आप उसको ऐसे ऐसे करके मार रहे होते हो। तो वाई यू चूज़ ब्लंट साइड एंड पॉइंटेड साइड को आप दीवार की साइड रखते हो, क्यों? क्योंकि पॉइंटेड साइड होने की वजह से एरिया कम है, तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। मतलब ये प्रेशर ज़्यादा लगाएगी, ये जो टिप है ये प्रेशर ज़्यादा लगाएगी कहाँ पे, दीवार पे। और अगर प्रेशर ज़्यादा लगा रही होगी दीवार पे, इसका मतलब फोर्स ज़्यादा लगने वाली है दीवार पे, तो मतलब पेनिट्रेट जल्दी हो जाएगा। और वहीं ब्लंट साइड अगर आप लोगे, तो ब्लंट साइड में जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, इन्वर्स रिलेशन है। और प्रेशर कम होगा तो फोर्स भी कम होगी, मतलब ये हिस्सा जो है दीवार पे फोर्स कम लगा रहा होगा, इस वजह से आप इसको यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग बहुत बार मार्केट, अभी 60 रुपये किलो टमाटर खरीद के आए हम लोग, तो उसी को देखते हैं ना, टिग्नोमेट्री वगैरह लगानी पड़ी हमें खरीदने के लिए। तो हम टमाटर लेकर के आ रहे हैं, और उसने पॉलीथीन दी हुई है। वैसे पॉलीथीन हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो हम एक झोला लेकर के आ रहे हैं, है ना। झोला इज़ दैट कैरी बैग ओनली, ठीक है। आप कैरी बैग लेकर के आ रहे हो, अब उस कैरी बैग में जो स्ट्रिंग्स हैं वो बहुत पतली पतली हैं, तो आप बहुत देर तक उसको उठाओगे तो आपके हाथ में ऐसे कट्स के निशान आ जाएंगे, इस जगह पे थोड़ा थोड़ा हाथ में कट लगना शुरू हो जाएगा, चुभने लगेगा, दर्द होने लगेगा, जो गॉट द ड्रिफ्ट की दर्द होगा। तो उस चीज़ को बचने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा एक ऐसा थैला लोगे जिसका जो हैंडल है, या जो कैरी बैग का जो स्ट्रैप है वो थोड़ा सा ब्रॉडर हो, मतलब थोड़ा सा मोटा हो, मतलब एरिया उसका ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि अगर एरिया ज़्यादा होगा, आप एक ऐसा कैरी बैग यूज़ करो जिसका एरिया काफ़ी ब्रॉड है, तो जब इसको आप पकड़ोगे तो इसका एरिया ज़्यादा है, इस स्ट्रैप का एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर कम लगेगा तो फोर्स भी कम लगेगा। मतलब अल्टीमेटली आपके हाथ पे फोर्स कम लगने वाली है अगर आप एक ब्रॉडर स्ट्रैप वाला कैरी बैग यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और अगर पतला वाला कैरी बैग यूज़ करो तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स कहाँ से आप देख सकते हो, ट्रक वगैरह में भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, TRUCK ट्रक। तो ट्रक के जो रियर व्हील्स होते हैं, रियर व्हील्स ऑफ ट्रक जो होते हैं वो उसमें रियर व्हील में देखो तो आपके 2-3 पहिए लगाए जाते हैं, बहुत काफ़ी मोटा होता है रियर व्हील जो होता है, उसमें 2 पहिए लगे होते हैं, 3 पहिए लगे होते हैं, साथ साथ पैरेलली बिल्कुल। तो क्यों लगाया जाता है ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि एरिया बढ़ा दे रहे हैं, 3-4 पहिए लगा दे तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया के बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब उस जो टायर है वो टायर ज़मीन पे प्रेशर कम लगाएगा, ज़मीन पे प्रेशर कम लगाएगा, मतलब फोर्स अल्टीमेटली कम लगा रहा होगा ज़मीन पे, तो ज़मीन पे उसको चलना इजी होगा, नहीं तो धंस जाएंगे रोड वगैरह, ठीक है। तो इस वजह से हम ट्रक जो होते हैं इनको थोड़ा सा ब्रॉडर टायर्स वाले यूज़ करते हैं। इन बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसमें देख सकते हो, हम एक एक करके सारे डिस्कस नहीं करेंगे, हमने 3-4 डिस्कस कर लिए। इसी तर्ज पे आप सारे एग्जांपल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो यहाँ से। फिर भी अगर कोई एग्जांपल नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट पे कर देना, हम बता देंगे आपको। चलो तो आगे शुरू करते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, इससे आता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये आपका यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो रहा है, इससे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं उतना ज़्यादा, जहाँ से इससे न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि होने में क्या वाला है। अच्छा एक चीज़ और, मैंने एक चीज़ थोड़ी सी बताई नहीं आप लोग को, यहाँ पे हम फ्लूइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है हमें कि हमें चैप्टर की हर चीज़ समझ में आए। तो फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? फ्लूइड्स का मतलब होता है कि लिक्विड्स एंड गैसेस। जब भी हम फ्लूइड्स बोलते हैं तो दिमाग में आपके जाता है मतलब लिक्विड्स की बात हो रही है, नहीं। फ्लूइड्स हर वो चीज़ होती है जो फ्लो हो सके, जो भी फ्लो हो रहा है उसे फ्लूइड कहा जाता है। तो अगर कोई लिक्विड है, जनरली लिक्विड फ्लो होते हैं, तो लिक्विड्स आर इन द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स। एंड जितनी गैसेज होती हैं वो भी फ्लो होती हैं, बहती हैं, ठीक है, तो उनको भी हम लोग फ्लूइड्स की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो फ्लूइड्स में जो प्रेशर होता है, यहाँ पे हम उसी को प्रूव करने वाले हैं। एंड फ्लूइड भी कैसा, हम लिक्विड को लेने वाले हैं। यहाँ मैंने वाटर लिख दिया है, आप लिक्विड भी ले सकते हो, हटा देता हूँ, लिक्विड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, तो यहाँ पे हमने उसको लिया हुआ है। और
एक बीकर को लिया, इस बीकर को हमने उस लिक्विड में डाल दिया। ध्यान क्या रखना है, इस बीकर की जो टॉप सरफेस है दैट इज DC, वो बिल्कुल इस वाटर की सरफेस के साथ अलाइंड है, मतलब पानी की सबसे ऊपरी सतह, लिक्विड की सबसे ऊपरी सतह, और ये बीकर है, इसकी बीकर की सबसे ऊपरी सतह बिल्कुल ये ऐसे पैरेलल है एक दूसरे के, ऐसा कुछ। ठीक है, लेट मी से कि ये मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड का अपर लेवल, एंड दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो इसकी दोनों की सरफेसेस ऐसे, ये ऐसे नहीं है, उसका भी हम प्रूफ करेंगे लेकिन अभी नहीं, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, मतलब दोनों पैरेलल पैरेलल हैं। ठीक है, एंड हमने ये मान लिया है कि ये जो ऊपर वाली वाटर की सरफेस है, इससे जो AB जो नीचे का फेस है इसका, इस बीकर कह रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट का जिसको हमने इमर्स किया है लिक्विड के अंदर, AB फेस जो है उसका वो H हाइट पे है नीचे। ठीक है, एंड ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी हमने रो मान के रखी हुई है। ठीक है, रो इज डेंसिटी बेसिकली। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है डेंसिटी क्या होती है, थोड़ा सा सब रखें, आगे हम डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो अगर हम इस वाले सरफेस पे देखें, नीचे वाले सरफेस पे, तो इस पर कितना प्रेशर लगने वाला है ये हम निकालना चाह रहे हैं। सर क्या इस पर कोई प्रेशर लगेगा, इस वाले पे? नहीं लगेगा, ऑल्दो तो लगेगा, लेकिन सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा होगा। यहाँ पे लगेगा लेकिन सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है। एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, पहले उसी को देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास हमारी धरती है, अगर मेरे पास हमारी अर्थ है, अर्थ को हम समझें, और अर्थ के बाहर आप जानते हो कि एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है विच इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर जो है ये तुम्हारे ऊपर जो बिल्डिंग्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इन सब के ऊपर ये फोर्स लगा रही होती है, क्योंकि इसमें ही पार्टिकल्स हैं। एयर किस चीज़ के, एयर बेसिकली पार्टिकल्स हैं, कम ही सही लेकिन है तो पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल जो होंगे ये हमारे आपके ऊपर या हर चीज़ जो भी अर्थ पे है उसके ऊपर एक प्रेशर लगाने वाले हैं। तो इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इस प्रेशर को हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये यहाँ पे वही लिखा हुआ था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ और भी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ब्लड प्रेशर से भी रिलेशन होता है कुछ, है ना, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ब्लड प्रेशर आता है ना, आपका ब्लड प्रेशर चेंज जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उसमें लेन देन होता है। तो कैसे क्या होता है उसको आप लोग थोड़ा सा ढूंढना और फिर मुझे कमेंट में पिन डाउन करना, बाकी मैं इसको बता भी दूंगा आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मेरे पास AB फेस है इस पर कितना कुछ प्रेशर वेशर लगने वाला है। ऊपर वाले पे क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम भाई यहाँ पे ने लिख दिया हम लिक्विड की वजह से निकाल रहे हैं प्रेशर, तो लिक्विड की वजह से प्रेशर हम इस वाले सरफेस पे निकाल रहे हैं। कोई पूछेगा सर इन पे क्या नहीं लगेगा क्या, कोई ये जो AD और कौन सी है AD एंड BC, क्या इन पे कोई नहीं लगने वाला है? तो इन पे नहीं लगेगा, क्यों, अभी उसकी बात करते हैं थोड़ी देर में। पहले हम इस AB पे निकालते हैं। तो अगर AB पे हमें प्रेशर निकालना है तो प्रेशर एट AB, तो AB प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सर इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया करके निकाल सकते हैं। फोर्स अपॉन एरिया मतलब इस AB सरफेस पे कितनी फोर्स लग रही है वो, और इस AB सरफेस का एरिया, अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता हो तो यहाँ पे हम रख के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका एरिया तो हम कैलकुलेट ही कर सकते हैं। अगर मेरे पास जिस लिक्विड के अंदर हम इस ऑब्जेक्ट को डालने वाले हैं, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, तो इसका एरिया तो हम पता कर सकते हैं ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया हमारे हाथ में है कैलकुलेट करना। तो एरिया लेट से हम A मान लेते हैं, लेट एरिया ऑफ AB सरफेस इज A। एरिया हमने कितना मान लिया, A मान लिया, लेकिन हम फोर्स F नहीं मान सकते ऑब्वियसली, फोर्स हमें निकालनी पड़ेगी कि फोर्स कितनी लग रही है इस पर। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है M × A, और यहाँ पे ग्रेविटी की जिक्र हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है वो अर्थ की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे mg का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो F का फॉर्मूला हो गया M × G। अब मास कैसे निकालें बच्चों, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मास कहीं भी अगर आपको निकालना हो तो आप मास की जगह पे एक कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हो जब भी मास निकालना हो, वो है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको थोड़ी देर के लिए बाय हार्ट याद रखो, मैं इसको भी डाइसेक्ट करूँगा थोड़ी देर बाद अगली वीडियो में कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो मास अगर कहीं पे आपको निकालना है तो बहुत बार आप डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो मास कैसे निकाल सकते हो आप, डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके। डेंसिटी किसकी होगी, इस जो ये मेरे पास लिक्विड है उसकी, और वॉल्यूम किसका होगा, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होने वाला है, मतलब जिस चीज़ को आपने इमर्स किया है उसका वॉल्यूम। ठीक है, और जी तो वैसे ही है।
ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है सर, ये हमारे पास एफ आ गया। अब अलाउ मी टू राइट वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं। कैसे? देखो देखो, अगर मेरे पास अभी मैंने देखा था कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर मैं देखूं कि ये चीज़ लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह क्या लिखा हुआ है, एरिया, मतलब यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह हम एरिया लिख सकते हैं और यहाँ पे हाइट लिखी हुई है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, लेंथ इंटू हाइट, सॉरी एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया इंटू हाइट जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम लिख देंगे, सॉरी वॉल्यूम कह रहा हूँ, सॉरी लिख दिया है मैंने ऑब्वियसली, वॉल्यूम की जगह मैंने एरिया और हाइट को रिप्लेस कर दिया है। तो मेरे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब वही करना है, इसको उठा के पुटिंग इन फर्स्ट, तो सेकंड वाले को उठा के हमें फर्स्ट में पुट करना है। तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर एट ए बी इज इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स हमने कितनी निकाल लिया, फोर्स एट ए बी कितनी आ गई, रो ए एच जी अपॉन ए, हमने एरिया ऑफ ए बी को ए मान लिया है। तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एच रो जी, थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया हमने, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में आप देखते हो, याद किया है आपने, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला कितना आ गया, एच रो जी। एच इज़ बेसिकली जिस भी हाइट में है वो, मतलब जितनी डेप्थ में है वो, रो क्या है इस ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी, एंड जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके इस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर निकाल सकते हो कि प्रेशर कितना होने वाला है। अब ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल प्रेशर कितना होगा, तो टोटल प्रेशर पी टी जो होगा दैट विल बी पी नॉट प्लस पी। पी नॉट क्या है, पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाला प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर के, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर वो पानी में है या कहीं भी है तो पानी के ऊपर भी तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होगा। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह होने वाला है, अर्थ पे अगर हो आप तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे आपको मिलेगा, एंड वो वैल्यू इतनी होने वाली है फिक्स, ठीक है, पास्कल्स में। तो पी नॉट ये वाली वैल्यू, ये जो है ये वैल्यू है, और पी क्या है, ये वाली वैल्यू एच रो जी। तो ये आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा किसी जगह पे, किसी फ्लूइड के अंदर, मतलब लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रेशर कुछ और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो क्या क्या है, कैसे कैसे डिपेंड करता है, उनका भी चीज़ें देख लेते हैं। देखो, अगर इस जगह आप देखो तो प्रेशर डेप्थ पे एच डेप्थ है, ठीक है, इसको आप डी डेप्थ भी लिख सकते हो, ठीक है, बट डी और डेंसिटी से कंफ्यूज हो जाओगे, इस वजह से एच लिया है। तो प्रेशर एच पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डेप्थ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब दो चीज़ों पे, जी पे में नहीं देखना है हमें, एच और जी रो पे देखना है। तो प्रेशर फ्लूइड्स में, प्रेशर इन फ्लूइड्स, और फ्लूइड भी पर्टिकुलरली लिक्विड की अगर हम बात करें तो किन पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड, सॉरी फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर इन फ्लूइड, मतलब लिक्विड, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज़, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा आप डेप्थ में जाते जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। यही रीज़न है जिसकी वजह से डैम्स जो होते हैं उनकी वॉल्स को नीचे जाते टाइम पे ऐसे थिक होती चली जाती हैं। आपने देखा होगा ना, ऐसे कर्व्ड होती हैं डैम की वॉल। तो वाई दे आर कर्व्ड, क्योंकि यहाँ पे जो पानी होने वाला है इस जगह पे, ठीक है, सॉरी, ये जो वाटर होने वाला है, वाटर का जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी नीचे वैसे वैसे प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। ये प्रेशर जो होगा ये ज़्यादा लगा रहा होगा इस पर, डैम की वॉल पे, और जब डैम की वॉल पे प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ब्रेक वगैरह होने के चांसेस हैं। इस वजह से इस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, विथस्टैंड करने के लिए यहाँ पे दीवार की जो चौड़ाई है उसे बढ़ा दिया जाता है। तो दिस इज़ बेसिकली ये इसका एप्लीकेशन है। दूसरा, प्रेशर जो है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। डेंसिटी पे कैसे, देखो एक बार ध्यान रखना, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है अगर हम कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं। लाइक सॉल्टी वाटर जो होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है, और अगर मेरे पास कोई रेगुलर वाटर होगा तो उसकी डेंसिटी कम होने वाली है, ठीक है। मतलब मेरे पास जो रिवर वाटर है, ये क्वेश्चन पूछता है कि रिवर वाटर है मेरे पास एक, या लेक है कोई, ठीक है, और मेरे पास सी है या ओशन है,
दो तरह के वाटर हैं मेरे पास, ठीक है, एक सी वाटर है और एक लेक वाटर या फिर रिवर वाटर है। तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है बिकॉज यहाँ पे इम्प्योरिटी ज़्यादा मिली है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे डेंसिटी क्या है? कम है इस जगह पे, ठीक है। अब डेंसिटी कम है तो यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा सर, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। किस पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा सर? अगर हम एक समुद्र में एक बोट को तैराते हैं, बड़ी गंदी बोट बनी है, ऐसी बोट है मेरे पास, इस बोट को हम तैराते हैं समुद्र में, तो क्या होगा? यहाँ पे समुद्र या फिर सी, इस पर प्रेशर लगा रहा होगा। अब ये क्या होगा? बहुत सारे बच्चों को याद आ गया होगा, क्या है ना? अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट हम पढ़ेंगे अभी अगला चैप्टर, उसमें देखेंगे। तो ये जो प्रेशर लगा रहा होगा इस बोट पे वो ज़्यादा होगा। अगर ये सी वाटर है तो प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये ऊपर ऊपर ऐसे तैरेगी बिल्कुल। लेकिन अगर यही हम सिनेरियो लें किसमें, यही सिनेरियो लें हम रिवर वाटर में, तो रिवर वाटर जो होता है वो कम सॉल्टी होता है, मतलब प्रेशर वो कम लगाता है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर हम सेम बोट को डालेंगे तो वो थोड़ी सी ज़्यादा नीचे डिप हो जाएगी, ये नीचे एक्स्ट्रा डिप होगी थोड़ी सी, ये एक्स्ट्रा पोर्शन डिप रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम लगा पा रहा है, तो प्रेशर कम लगाएगा तो बोट जो होगी वो थोड़ी नीचे ज़्यादा सिंक करेगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है आपके एग्ज़ाम वगैरह में। तो और कुछ उसके बहुत सारे देखो और भी निकाल सकते हो कि प्रेशर जो होता है वो हाइट पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे जो हम लोग के वाटर टैंक्स होते हैं घर में, टंकी वंकी जो होती हैं, उन टंकियों को ऊपर रखा जाता है, हाइट पे, छतों पे रखा जाता है, जिससे कि पानी जो है नीचे आ सके। क्यों? क्योंकि नीचे क्यों नहीं रख देते हैं? क्योंकि नीचे से पानी जो होगा वो हर जगह नहीं जा सकता। मतलब कहने का ये है कि मेरे पास एक कोई 2 फ्लोर हैं, लेट्स से दिस बी F1 फ्लोर 1 एंड दिस बी F2 फ्लोर 2। आपने यहाँ पे रख लिए वाटर टैंक, ये वाटर टैंक आपने रखा हुआ है। तो अगर तुम्हें यहाँ से अब यहाँ चढ़ाना है पानी को, तो तुम्हें मोटर का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। पता चले यहाँ पे बेचारा कोई बैठा हुआ है और मोटर बंद है तो पानी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को उल्टा कर दें, मतलब इसको हम सेकंड फ्लोर पर रख दें, तो सेकंड वाले के पास भी आएगा पानी और इसके पास भी आएगा पानी, है ना। इसी वजह से, और इसको अब भाई प्लीज़ सेकंड फ्लोर पे एकदम बेस पे नहीं रखते हो, थोड़ा सा आप इसमें कुछ जुगाड़ से इसको ऐसे ऊपर रखते हो, ठीक है। जो एक थर्ड वाली लेयर होती है ना छत की, उस पर आप इसको रखते हो। तो फिलहाल इसको ऊपर इसीलिए रखा जाता है जिससे कि वहाँ से पानी नीचे आ सकता है, और जितना हाइट पे होगा उतना प्रेशर ज़्यादा लगेगा, मतलब नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा आने वाला है। अगर आप मान लो आपका घर है 5 फ्लोर का, 2 3 4 5, यहाँ पे तुमने टंकी रख दी, तो ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से पानी आएगा, फिर उससे कम यहाँ आएगा, उससे कम यहाँ आएगा, उससे कम यहाँ आएगा, सबसे कम यहाँ पे आएगा, ठीक है। समझ में आ गया हो गया किस कि कैसे क्या होने वाला है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो कि इस चीज़ों से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम सबको डिस्कस करेंगे, बहुत ऑब्वियसली टाइम लग जाएगा। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा सारे ही एग्जांपल एक्सप्लेन कर दीजिए तो बता देना, मैं इन पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस कर लूँगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, उसमें सारे एग्जांपल्स ही रहेंगे सब, ठीक है। या फिर अगली वीडियो में ही हम बना देंगे इसको, ठीक है। तो इतना रखते हैं इस वाली वीडियो के लिए। बाकी जो अगली वीडियो रहेगी उसमें हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अभी कम पढ़ाया मैंने क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अभी इतना रखते हैं, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो जल्दी आपको मिलेगी, इसी के आगे कंटिन्यूएशन होगा वो मिलने वाला है आपको। तब तक के लिए बाय बाय, एंड बताना कैसी लगी वीडियो।